नमस्कार, मैं अजय कुमार। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तब वो अमीरों को खाएंगे। यह बात मशहूर राजनीतिक दार्शनिक रूसो ने फ्रांस की क्रांति के दौरान कही थी। इसी बात को सबसे आगे रखते हुए भारत में आमदनी और संपत्ति के आधार पर गैर बराबरी का हाल बताने वाली ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम से प्रकाशित ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में बसते हैं। तकरीबन 17 लाख लोगों की मौत खराब खाना खाने की वजह से पैदा होने वाली बीमारी से हर साल हो जाती है। औसत मजदूरी भारत में इतनी कम है कि हफ्ते भर मजदूरी ना मिले तो ज्यादातर लोग भुखमरी के शिकार हो जाएं। केवल 5% भारतीयों के पास देश की संपत्ति का 60% हिस्सा है, जबकि पायदान में नीचे मौजूद 50% आबादी के पास देश की संपत्ति का महज 3% हिस्सा है। यानी भारत की 50% अमीर आबादी के पास भारत की कुल संपत्ति का 97% हिस्सा है। अचरज भरी बात यह है कि भारत का साल 2022-23 का बजट महज 39 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि भारत के 10 अमीरों की संपत्ति 27 लाख करोड़ के आसपास है। यह संपत्ति स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय के 30 साल के बजट के बराबर है, शिक्षा मंत्रालय के 26 साल के बजट के बराबर है, मनरेगा के 38 साल के बजट के बराबर है। 100 अमीरों की संपत्ति जोड़ दी जाए तो यह 54 लाख करोड़ के आसपास बन जाती है। यानी 140 करोड़ आबादी के लिए भारत सरकार साल भर में जितना खर्च करने की योजना बनाती है, उससे ज्यादा संपत्ति भारत के 100 लोगों के पास है। जब कोरोना के दौरान भारत के ज्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके थे और हर दिन इस चिंता में जीते थे कि उनकी कमाई का क्या होगा, उस दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा हुआ। या ऐसे समझिए कि प्रतिदिन इनकी संपत्ति में 3608 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ रही थी और प्रति मिनट 2.5 करोड़ के हिसाब से। यह सब तब हो रहा था जब भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ पहुंच चुकी थी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की पूरी संपत्ति में कोरोना के दौरान 8 गुना का इजाफा हुआ। उनकी पूरी संपत्ति तकरीबन 10.94 लाख करोड़ के पास पहुंच गई। इस तरह से वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कोविड के दौरान हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स के धंधे से जुड़े कारोबारियों ने जमकर कमाई की। भारत के 166 अरबपतियों में से सबसे ज्यादा यानी 32 अरबपतियों का कारोबार हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्री जयति घोष कहते हैं कि प्राइवेट वेल्थ यानी निजी संपत्ति में होने वाली बढ़ोतरी का रिश्ता पब्लिक वेल्थ यानी सार्वजनिक संपत्ति में होने वाली कमी से जुड़ा है। कहने का मतलब यह है कि अगर ज्यादातर संपत्ति टॉप 10% अमीरों के पास इकट्ठी हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार की कमाई कम हो रही है। सार्वजनिक संपत्ति कम होने का मतलब है कि जनता पर कम पैसा खर्च किया जाएगा। साल 2004 से लेकर 2019 के बीच जीडीपी में जितनी भी बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी का ज्यादातर हिस्सा आम लोगों को नहीं मिला है, बल्कि कुछ चंद अमीरों को मिला है। यह रिपोर्ट बताती है कि अमीरी और गरीबी की भयंकर खाई के साथ जैसे ही लिंग, जाति और भौगोलिक आधार पर होने वाले भेदभाव जुड़ जाते हैं तो यह खाई और अधिक बढ़ जाती है। जितने काम के लिए एक मर्द को 100 रुपए दिया जाता है, उतने ही काम के लिए एक औरत को 63 रुपए दिया जाता है। जितने काम के लिए एक सवर्ण को 100 रुपए दिया जाता है, उतने ही काम के लिए एक दलित व्यक्ति को 55 रुपए दिया जाता है। भारत का हाल ऐसा है जैसे मानो गरीबी का बहुत बड़ा समंदर है और उसमें अमीरी के चुनिंदा द्वीप तैर रहे हैं। जीवन जीने की लागत तो बढ़ रही है मगर मजदूरी नहीं बढ़ रही है। यानी आटा, दाल, चावल, पढ़ाई लिखाई, सेहत पर होने वाले खर्चे बढ़ रहे हैं मगर दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद मिलने वाली मजदूरी जस की तस बनी हुई है। वह इतनी भी नहीं हो पा रही है, वो उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं मजदूर की खुद को महंगाई की मार से बचा पाएं। दुनिया भर में अरबपतियों की संपत्ति 2.7 अरब डॉलर प्रतिदिन के दर से बढ़ रही है, जबकि 1.7 अरब मजदूरों की आय की बढ़ोतरी महंगाई से भी कम है। अब सवाल बनता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने आर्थिक असमानता बढ़ाने में किस तरह से भूमिका निभाई है। इस पर सुनिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार की राय। देखिए, ऐसा ये जो नीतियां है ना, इनको हम बोलते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज का मतलब है कि बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाया जाए, है ना। और ये जो बेनिफिट होता है ये तभी फायदेमंद होता है जबकि डिमांड सही हो। तो ये मतलब प्रो बिजनेस पॉलिसीज अब की जा रही हैं, जबकि ये प्रॉब्लम है कि नीचे के तबके पास परचेजिंग पावर नहीं है।
तो नीचे के तबका के जो लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो डेटा है जीडीपी का वही गलत है। जीडीपी के डेटा में हम लोग इंडिपेंडेंटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेजर नहीं करते हैं, है ना, कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। हम ये मान लेते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर चल रहा है उसी रफ्तार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर चल रहा है, जबकि ये बात सही नहीं है। नोटबंदी के बाद से नोटबंदी ने सबसे ज्यादा असर डाला असंगठित क्षेत्र पे, फिर जीएसटी ने डाला, फिर एनबीएफसी क्राइसिस ने, और फिर उसके बाद ये जो पैंडेमिक आया, तो सबसे बुरी हालत असंगठित क्षेत्र की है। और वहीं पे सबसे ज्यादा गरीब हैं। जैसे कि अभी ई श्रम पोर्टल का डेटा आया कि 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उनमें 94% ने कहा कि वो 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि नीचे का तबका की परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। क्योंकि सरकार तो कह रही है हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम तो 6% 7% पे ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए वो सरकार समझती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमारे जो बिजनेस क्लास है उसको ही बेनिफिट देते जाओ, वो चाहे पीएलआई स्कीम हो, वो चाहे जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हो। तो ये सारी जो नीतियां हैं ये ऊपर का जो तबका है उसके बेनिफिट के लिए हैं और नीचे जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि उधर की तरफ ध्यान नहीं है। तो इसको मैं कहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया है डेटा में भी और पॉलिसी में भी। तो एक तरह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कॉलोनाइज कर लिया है कि वो उसकी कॉलोनी बन गया है कि वो डिमांड वहां से आएगी तो ये लोग ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिर रहा है। तो जो सरकारी डेटा आता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ दिखा रहा है, न कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, इसीलिए स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। और जैसे आरबीआई का सैंपल आया था अभी 2700 कंपनियों का, तो 2700 कंपनियों का वो नॉन पब्लिक सेक्टर नॉन फाइनेंशियल कंपनियों का तो दिखाया कि उसमें 41% का रेवेन्यू की ग्रोथ हुई। तो जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट है तो 41% की रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब अगर 10% इन्फ्लेशन भी निकाल दें तो 31% हुआ। तो जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट है और इधर कॉर्पोरेट सेक्टर 31% अगर बढ़ रहा है तो वो जो बाकी सेक्टर है उनके उस पर ही जब बढ़ रहा है कि वो डिक्लाइन पे है तो डिमांड इधर शिफ्ट हो गई है। तो ये सारे कारण हैं जो सरकार एडमिट नहीं कर रही है क्योंकि डेटा में भी इनविजिबलाइज है और पॉलिसी में भी इनविजिबलाइज कर दिया है और इसी के चलते हुए असमानता बढ़ रही है। जो डिमोनेटाइजेशन था नोटबंदी, उसमें तो यही हुआ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, वो कैश पे काम करता है और जैसे ही कैश की शॉर्टेज हुई उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं बचा। जब वर्किंग कैपिटल नहीं बचा तो जब फिर वो काम करना बंद कर दिया तो महीनों असंगठित क्षेत्र में काम बंद रहा और फिर उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं था तो वो काम दोबारा शुरू भी नहीं कर पाए आसानी से। और जैसे ही वो थोड़ा रिकवर करने लगे तब तक जीएसटी आ गया। अब जीएसटी में तो असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा गया है। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आपको इनपुट क्रेडिट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। और जो अगर 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो वहां पे 1% टैक्स है। पर यही परेशानी का वो बन गया सबब कि अगर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, आप इनपुट क्रेडिट किसी को दे नहीं पाते तो आपका प्राइस बढ़ जाता है। तो संगठित क्षेत्र पे इनपुट क्रेडिट मिलने से उनका तो दाम सस्ता हो गया, इधर असंगठित क्षेत्र का जो दाम वैसे का वैसे ही रहा जैसे पहले था। तो डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। और ये दिख रहा है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट आई तो उसमें दिखाया कि उनका मार्केट शेयर बढ़ गया क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर कोप नहीं कर पा रहा। उसी तरह लेदर गुड्स इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, तो फिर जो लगेज इंडस्ट्री में, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में, बिस्किट्स में, फिर सबसे बड़ा तो उदाहरण हम लोगों के सामने है कि ई कॉमर्स है वो 30-40% बढ़ा हर साल। और जो नेबरहुड स्टोर हैं उनका डिमांड कम हो गया, उनका प्रॉफिट कम हो गया, वहां पे रोजगार कम हो गया। तो इस तरह से हमारी डिमांड शिफ्ट हो गई है। ये डिमांड शिफ्ट होने से असंगठित क्षेत्र और बुरी तरह से पिट गया है। अमीरी और गरीबी की ऐसी खाई में मोदी सरकार की नीति का एक और उदाहरण देखिए। साल 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की 30% दर घटाकर 22% कर दी। अमीरों की संपत्ति बता रही थी कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए था, मगर सरकार ने टैक्स की दर ही कम कर दी। सरकार के इस कदम से सरकार को तकरीबन 1.84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
टैक्स कलेक्शन का लेवल साल 2016-17 से भी कम हो गया। यह तो बात हुई कॉरपोरेट को दी गई छूट की, मगर सरकार ने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सरकार को जमकर कमाई हुई। मतलब कॉरपोरेट को छूट दी गई और कॉरपोरेट को दी गई छूट से सरकार के राजस्व पर जो मार पड़ रही थी उसकी भरपाई आम लोगों की जेब से की गई। इसका असर यह हुआ कि भारत की तकरीबन 84% आबादी की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। यानी एक तरफ मोदी सरकार की नीतियों से अमीरों को फायदा पहुंचा और दूसरी तरफ गरीबों के जेब से पैसा निकाला गया। यह एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो बताता है कि किस तरह से सरकारी नीतियां अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ाने का काम करती हैं। यहां पर एक और सवाल आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या खामियां हैं कि आमदनी और संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में जाकर इकट्ठा हो जाती है। सुनिए इस पर प्रोफेसर अरुण कुमार की राय। तो ऐसा है कि अगर हमारी नीतियां ही सही नहीं होंगी, और नीतियां फेवर करेंगी लार्ज के सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेस वालों को, तो कुछ ही के हाथों में तो है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर तो मुश्किल से 0.5% लोग ही कंट्रोल करते हैं, और जो स्टॉक मार्केट में होल्डिंग है जो सब्सटैंशियल है वो 1.5% लोगों के हाथ में है। तो स्टॉक मार्केट जब बढ़ता है तो इन्हीं 1.5% के ये लोगों को बेनिफिट होता है। फिर जैसे मैं बार बार लिखा है कि हमारे ना अर्थव्यवस्था में 3 तरह की इनइक्वालिटी होती है। एक कंजम्पशन इनइक्वालिटी होती है, एक इनकम इनइक्वालिटी होती है, और एक वेल्थ इनइक्वालिटी होती है। तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम होती है, इनकम इनइक्वालिटी उसके बाद आती है, और वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। वजह उसकी है कि जो गरीब आदमी है वो तो पूरी की पूरी आमदनी खर्च कर देता है कंजम्पशन में, तो उसकी बचत नहीं होती है। तो बचत नहीं होती है तो फिर उसका जो संपत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए हमने देखा पैंडेमिक के दौरान कि 90% जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा हमारे पास तो एक हफ्ते की भी सेविंग नहीं है कि हम जरूरी सामान खरीद सकें। तो भूखे मरने लगे तो गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। तो इनकम इनइक्वालिटी का इसलिए होता है जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी से ज्यादा है, क्योंकि जो इनकम है उसका कंजम्पशन और सेविंग 2 हिस्से होते हैं। तो जो मिडिल क्लास और अपर क्लास होते हैं उनकी सेविंग होती है, तो कंजम्पशन के ऊपर उनकी सेविंग होती है। तो इसका मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी कंजम्पशन इनइक्वालिटी से ज्यादा हो गई। और क्योंकि जो सेविंग होती है उस पर एक रिटर्न आता रहता है, तो उनकी जो वेल्थ है वो बढ़ती रहती है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी भी इसी वजह से और ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो ये जो हमारी नीतियां हैं जो प्रमोट कर रही हैं कि जो अपर एचेलॉन्स हैं, जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं, जो रूलिंग एलीट है, उनके हाथ में इनकम बढ़ती रहे, तो उनकी जब इनकम बढ़ती रहेगी तो उनकी संपत्ति भी जब बढ़ती रहेगी। और इसके साथ टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा कारण है इनइक्वालिटी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी संगठित क्षेत्र में इस्तेमाल होती है वहाँ पे जॉब क्रिएशन बहुत कम होता है। तो इसलिए हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ नहीं रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कृषि में भी इसीलिए असमानता बढ़ रही है, क्योंकि कृषि में भी बहुत बड़े लेवल पे ऑटोमेशन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर्स और मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक बंदा आता है जो मालिश करने, तो वो बता रहा था उसके गांव में आलू अब मशीनों से खोदा जाता है। पहले लोग यंग लोग जाके आलू खोदते थे, निकालते थे, अब मशीन से होता है। वो बोल रहा था 1-2 घंटे में सारा निकल जाता है, जो नहीं तो पहले 2-3 दिन लगते थे आलू निकालने में। तो तरह तरह की मशीनें आ गई हैं जिसकी वजह से अब कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्कर है उसके पास आमदनी नहीं होगी या आमदनी कम होगी, क्योंकि जब उसको डिस्प्लेस करेंगे तो जो मैं कहता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र है वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है। क्योंकि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का मतलब कि उसके पास काम है नहीं या बहुत कम काम है, तो लोग घबराते हैं कि भाई हम बार्गेनिंग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बार्गेनिंग पावर लेबर की कम हो जाती है। तो इससे भी इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। तो पब्लिक फाइनेंस हमारा इस तरह का है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे निर्भर होते हैं, ना कि डायरेक्ट टैक्सेस पे। डायरेक्ट टैक्सेस अगर ज्यादा आएंगे तो फिर जो ज्यादा इक्विटी होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सबके ऊपर पड़ते हैं, वो रिग्रेसिव होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो मैक्रो नीतियां हैं वही सही नहीं है। वो चाहे टेक्नोलॉजी की हो, वो चाहे टैक्सेशन की हो, वो चाहे किस प्रकार के कंसेशन दिए जा रहे हैं किस सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए, तो सारी नीतियां हैं जो असमानता
जनता। यह रिपोर्ट कई सालों से यह सुझाते आ रही है कि अमीरी और गरीबी की भयंकर खाई को कम करने का सबसे शुरुआती और प्रभावी तरीका है कि अमीरों के वेल्थ यानी कि उनकी संपत्ति पर टैक्स लगना शुरू हो। जब वेल्थ पर टैक्स लगेगा तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा और सरकार के राजस्व से उसको लोक कल्याणकारी नीतियों के जरिए गरीबों में बांटा जा सकता है। भारत का जो टैक्स का ढांचा है वह रिग्रेसिव बन चुका है, यानी इस तरह का बन चुका है कि जहां पर गरीबों पर टैक्स का ज्यादा बोझ पड़ रहा है और अमीरों पर कम, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि भारत में 10 में से 6 आदमी हर दिन तकरीबन 262 रुपए से कम की कमाई पर जिंदगी गुजारता है। यह अपने खाने और खाने के अलावा दूसरी जो चीजें बाजार से खरीदता है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। बॉटम की 50% आबादी टॉप 10% की आबादी की तुलना में अपनी आय का 6 गुना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पर खर्च करती है। साल 2021-22 में जो 14.83 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर मिला, उसमें से 64% हिस्सा बॉटम की 50% आबादी से मिला, यानी वैसा टैक्स जिसे हर किसी से वसूला जाता है और जिसका असर उस पर ज्यादा पड़ता है जिसकी कमाई कम होती है। उससे मिलने वाले टैक्स से भारत सरकार के कर के खजाने का 64% हिस्सा भर रहा है। इससे 50% उन गरीब लोगों की कमाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है जिनकी कुल राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी महज 13% के आसपास है। अब इस पूरी बात को स्वास्थ्य क्षेत्र के हाल से समझ लेते हैं। भारत अपनी कुल जीडीपी का महज 2.1% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है। यह दुनिया के लिए बनाई गई बेंचमार्क जीडीपी के 6% से बहुत कम है। इसका असर यह पड़ता है कि इलाज के लिए किए जाने वाले खर्च का 63% हिस्सा व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है। तकनीकी शब्दावली में कहें तो इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है और दुनिया की सभी मुल्कों के बीच भारत में हेल्थ सेक्टर में होने वाला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है। एक अध्ययन बताता है कि भारत में दवाई और इलाज का खर्च इतना ज्यादा है कि हर साल भारत के तकरीबन 6 करोड़ लोग इस खर्च से दबकर गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ऐसे में अगर भारत के 100 अरबपतियों पर 2% का वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो इससे मिलने वाली राशि के जरिए हेल्थ सेक्टर में होने वाले खर्च को जीडीपी के 3% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर सभी अरबपतियों पर 2% का वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार पोषण के क्षेत्र में इस राशि को खर्च करे तो तकरीबन 3 साल तक कुपोषण से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो बात यह है कि टॉप 1% के पास भारत की कुल संपत्ति में 40% की हिस्सेदारी और बॉटम 50% के पास भारत की कुल संपत्ति में महज 3% की हिस्सेदारी भारत की आर्थिक नीतियों की दिवालियापन को दर्ज कर देती है। इतनी बड़ी आर्थिक खाई की वजह से हर क्षेत्र में न्याय की हर एक कार्रवाई असफल होने के लिए अभिशप्त बन जाती है। भारत सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो इसका मतलब है कि वह मौजूदा वक्त के सबसे जरूरी परेशानी को नजरअंदाज कर रही है। उस परेशानी को नजरअंदाज कर रही है जो भारत की सारी परेशानियों की जड़ों में शामिल है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।